क्वेश्चंस के सिलसिला आगे बढ़ाने पे आपको पहले क्वेश्चन के दर्शन होंगे आपके सामने। एक अधिवर्ष में ठीक 52 रविवार होने की प्रायिकता होगी। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में लीप ईयर सब जानते हैं ना, तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर मतलब 366 डेज। साल में कितने दिन होंगे? 366 डेज होंगे। तो पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इस लीप ईयर में केवल 52 रविवार हो। ठीक 52 रविवार होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? शायद 53 रविवार की प्रायिकता मैंने ज्ञात करवाई थी आपको। हाँ, तो ठीक 52 रविवार होने चाहिए, मतलब ये क्या बोल रहा है? 53 रविवार नहीं होने चाहिए। यही बात हुई ना। तो 366 डेज मतलब इसको लिखा जा सकता है 364 प्लस 2 डेज, मतलब किसी भी साल में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 52 सप्ताह मतलब 52 इंटू 7, 364 दिन में 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए। इसके अलावा क्या बचा हुआ है आपके पास? 2 दिन बचे हुए हैं। तो ये 2 दिन, इसके लिए मैंने संभावनाएं बताई थी कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। ये संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे कुछ, या सैटरडे संडे, मतलब 7 संभावनाएं होती है। ये हम थ्योरी में लिख चुके हैं। ठीक, तो 7 संभावनाएं मतलब ठीक 52 रविवार होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि 52 ही रविवार होने चाहिए। मतलब अधिकतम कितने हो सकते हैं? 53 रविवार हो सकते हैं किसी साल में। तो ये बोल रहे हैं कि 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता हमने ज्ञात की थी ना, तो 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे? 1 माइनस प्रायिकता 53 होने की। तो कर ले इतना सा काम। तो ठीक 52 रविवार होने की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो लिख लेते हैं, ठीक 52 रविवार की प्रायिकता बराबर क्या आने वाली है? 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता। हाँ, तो 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे हम? ये बराबर लिख सकता हूं 1 माइनस 53 रविवार होने की प्रायिकता। हाँ, ये बात समझ में आई क्या लिखा है मैंने? तो 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कर। ठीक 52 रविवार मतलब 52 से ना एक कम ना ज्यादा। तो ठीक 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब 53 रविवार नहीं होने चाहिए। तो एक ही केस होगा, 52 से ज्यादा 53 हो सकते हैं। 52 से कम तो किसी साल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 52 से ज्यादा मैक्सिमम 53 हो सकते हैं। तो एक में से अगर 53 रविवार होने की प्रायिकता को आप माइनस कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता फाइंड की थी ना, मतलब रविवार के कौन कौन से केस मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, या तो शनिवार रविवार हो जाए, जो भी 2 दिन बचे हुए हैं ना, ये 2 दिन या तो शनिवार रविवार हो जाए या रविवार सोमवार हो जाए। तो 2 ऐसे केस हैं 7 में से जिसमें 53वां रविवार आ सकता है। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/7। तो सॉरी 2/7। अगर इस 2/7 को माइनस कर दूं मैं एक में से तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5/7। और ये 5/7 क्या मिलेगी मुझे? 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता। और 53 रविवार नहीं है मतलब 52 रविवार एग्जैक्टली है। तो ठीक 52 रविवार किसी भी लीप ईयर में होने के जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता कितनी होगी? 5/7 हो जाएगी। क्लियर? बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासों को एक साथ लुढ़का रहे हैं, ठीक है, तो इन पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। हाँ, 2 पासों पर अंकों का योग मिनिमम कितना हो सकता है? दोनों पे एक एक आ गया तो मिनिमम 2 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? दोनों पासों पे 6 आ गया तो 6 + 6 12 तक जा सकता है। ठीक है, मतलब 2 से लेके 12 के बीच में कोई योग आ सकता है। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? 9 आने की। तो 9 आने के लिए पॉसिबल केसेस क्या क्या है वो लिख लीजिए आप। तो 2 पासे फेंक रहे हैं, योग 9 कब कब आ सकता है? जब मतलब एक पासे पे मैक्सिमम अगर 6 ले लिया तो इधर कितना लेना पड़ेगा? दूसरे पे 3, तो 6 + 3 9 आ जाएगा। या 6 से कम करते हैं, एक पासे पे 5 कर लिया तो सम अगर 9 लाना है तो दूसरे पे 4 आना चाहिए। पहले वाले पासे पे अगर 4 ले लिया तो दूसरे पे 4 + 5 ये आएगा 9। 4 से और कम अगर 3 कर दूंगा तो 3 कोमा इधर क्या लेना पड़ेगा? 6, तभी 3 + 6 9 आएगा। और 3 से कम अगर ले लिया तो 2 + 7 7 आ सकता है क्या? पासे पे नहीं आ सकता। तो इन 4 के अलावा और कोई केस संभव नहीं है। ठीक है, तो जो फेवरेबल केसेस है अपने इस घटना के, मतलब अंकों का योग 9 आने के पक्ष में कितनी घटनाएं हैं? तो अंकों का योग 9 आने के पक्ष में टोटल 4 घटनाएं हैं, जबकि कुल घटनाएं 2 पासों को फेंक रहे हैं। तो कुल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं?
दो पासों को फेंक रहे हैं ना, तो बताया था 6 की पावर n जितनी बार जितने पासे फेंक रहे हैं, तो दो पासे फेंके मतलब 6 की पावर 2, तो सैंपल स्पेस कितना है 36। तो क्या बोलेंगे, मतलब प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे हम, m बटा n, फेवरेबल केसेस बटा सैंपल स्पेस। तो अंकों का योग 9 आने के पक्ष में कितनी घटनाएं, 4, तो m बराबर 4 हो गया। और कुल घटनाएं कितनी आती है दो पासों को फेंकने पे, 36, तो 4 बटा 36, तो 4 बटा 36 कितना हो गया, 1 बटा 9। तो प्रायिकता कितनी मिल जाएगी, 1 बटा 9। तो बेहद आसान प्रश्न, बिल्कुल मतलब जो नॉर्मल पासे फेंक के, मतलब एम फेवरेबल केसेस फाइंड करना है, सैंपल स्पेस फाइंड करना है और भाग देना है बस, तो डायरेक्ट आपको प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, यदि एक कमरे में 10 बल्ब हैं, ठीक है, 10 बल्ब लगा दिए एक कमरे में, इनमें से 4 बल्ब फ्यूज हैं, ठीक, मतलब 10 बल्ब लगे हुए हैं, उसमें से 4 बल्ब फ्यूज हैं, बाकी 6 बल्ब सही मान के चलने हैं हमें। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कोई 3 बटन चालू करने पर कमरा प्रकाशित हो जाए। अब 10 बल्ब हैं, तो उन 10 बल्बों के हम मान के चल रहे हैं कि 10 अलग अलग स्विच लगे हुए हैं कमरे में, ठीक है, तो 10 के 10 अलग अलग स्विच है, आपको कोई 3 बटन चालू करना है। टोटल 4 बल्ब फ्यूज है, कोई 3 बटन आपको चालू करने हैं। कंडीशन क्या है कि 3 बटन दबाने से कमरा प्रकाशित हो जाना चाहिए। तो कमरा प्रकाशित कब होगा, कंडीशन क्या होगी, आप टोटल 10 में से 3 बटन दबा रहे हो, तो 3 में से कमरे में लाइट कब आएगी, कम से कम एक बटन उस बल्ब का दबना चाहिए जो सही है, ऐसा नहीं हो तीनों फ्यूज वाले दब जाए, ठीक है, तीनों अगर फ्यूज वाले हो गए तब तो लाइट आने का सवाल ही नहीं है। तो कमरा प्रकाशित कब होगा, जब 3 बटन हम दबा रहे हैं, 3 में से कम एक सही बल्ब का बटन दब जाए, ठीक है, तो एक सही वाले का हो सकता है, 2 बटन सही वाले के हो सकते हैं, या तीनों सही बल्ब वाले के बटन हो सकते हैं, यही 3 केसेस है ना, तो तीनों केसेस लिख देते हैं हम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब टोटल 10 बल्ब है, इस 10 में से 6 बल्ब सही है, मतलब 6 बल्ब जलने पे लाइट आएगी, और 4 बल्ब क्या है, ये फ्यूज है, ठीक। हाँ, तो क्या करना है मुझे, कोई एक बल्ब, कम से कम एक बल्ब सही होना चाहिए। तो केसेस क्या क्या बन सकते हैं, एक सही वाला बल्ब आ जाए और 2 फ्यूज वाले आ जाए, ठीक है ना, 3 बटन दबाना है, 3 में से एक सही वाला बटन दब जाए और 2 फ्यूज वालों के दब जाए। या दूसरा केस क्या संभव है, दूसरा केस पॉसिबल है कि 2 बटन जो सही बल्ब है उनके दब जाए और एक फ्यूज वाले बल्ब का बटन दब जाए, क्लियर। या तीसरा केस क्या है, तीनों सही वाले दब जाए, तीनों बल्ब क्या हो, एकदम सही वाले हो। तो तीनों अगर सही बल्बों के बटन दब गए तब तो लाइट आनी है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। हाँ, तो 3 अलग अलग केस बन रहे हैं, तो या जहां भी आ जाता है ना, वहां प्रोबेबिलिटीज को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बल्ब सही दबाना है, तो एक सही बल्ब का तरीका क्या हुआ, 6 सही बल्ब है ना, 6 में से एक सही बटन वाला दब जाना चाहिए, और फिर एक सही, टोटल 3 बटन दबाना है, तो एक सही तथा 2 फ्यूज। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 में से एक सही वाला दबा दिया और 4 फ्यूज में से 2 फ्यूज वाले दबा दिए, तो लाइट तो आ गई कमरे में, क्लियर। या मतलब प्लस। दूसरा तरीका क्या है, 6 सही में से कोई 2 सही बटन दबा दो आप, तो 6 में से 2 सही वालों के बटन दबा दिए, तो 6C2 तरीके हो गए, और एक फ्यूज वाला दबाने के 4C1 तरीके हो गए। या मतलब फिर से प्लस, तीनों सही वालों के बटन दबा दिए, तो सही वाले कितने मेरे पास 6, 6 में से 3 सही वाले बटन दबा दिए, तो इन तीनों केसेस में कमरा प्रकाशित हो जाएगा, कमरे में लाइट आ जाएगी। तो ये क्या लिखे मैंने, ये लिखे हैं मैंने फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस लिखे हैं, मतलब पक्ष में घटनाएं क्या है, तो पक्ष में टोटल इतने तरीके हैं। अब अगर सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं, तो सैंपल स्पेस क्या मिलेंगे आपको, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि n बराबर कितना होगा, करना क्या है भाई, आपको 3 बटन दबाना है ना, टोटल 10 बल्ब के 10 बटन है, 10 में से कोई भी 3 बटन दबाने के तरीके, सैंपल स्पेस तो इसी को बोलते हैं ना, कि भाई 3 बटन दबाने उसके तरीके कितने हैं, तो टोटल 10 बटन है, 10 में से 3 बटन चुने, 10 से 3 तरीकों से 3 बटन दबा दिए, ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस और ये हो गया आपका फेवरेबल केसेस। तो जब प्रायिकता की बात करोगे तो प्रायिकता कितनी आएगी, प्रायिकता P बराबर क्या लिख दूंगा, फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल केसेस कितने मिल रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे, 6C1 कितना होता है 6 इंटू 4C2 भी मिलता है मुझे 6, प्लस इधर देखिए 6C2 कितना मिलेगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो 15 मिलने वाला है, ठीक, तो 6C2 मिलेगा 15, इधर 4C1 तो 4 हो ही गया, प्लस 6C3 हम फाइंड कर लें, तो 6C3 कैसे फाइंड करते हैं, 653 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 गया, ये भी आ जाएगा 15, क्लियर।
हाँ, और नीचे 10C3, तो ये भी अगर पूरा कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 10C3 1098/3 × 2, यही होगा 10C3। हाँ, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है 75 + 36 तो 111 अपॉन नीचे क्या है 3 से इसको उड़ा देता हूँ, 2 से इसको उड़ा देता हूँ 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 120। क्लियर, यही आ रहा है ना। 75 + 36 था, 75 + 25 हो गया 100 + 11 111/120। ठीक है, तो ये प्रायिकता आपको प्राप्त हो जाती है। क्लियर है। तो क्या किया, 10 में से 6 बल्ब सही वालों के बटन थे और 4 फ्यूज वालों के बटन थे। तो कमरा प्रकाशित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कमरे को प्रकाशित करने के पक्ष में कौन कौन सी घटना है, तो पक्ष में यही घटना हुई। एक तो यह है कि कोई 3 बटन दबाने, उसमें से कम एक बटन सही वाला दब जाए। तो एक बटन सही वाला हो सकता है तो उसके साथ में 2 फ्यूज वाले होंगे, या 2 सही वाले हो गए तो 1 फ्यूज वाला होगा, या तीनों बटन सही वाले दबा दिए। तो 3 केस बन रहे हैं, मतलब फेवरेबल केसेस में। यहाँ पी एंड सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम वही संचय लगा रहे हैं। सिंपल संचय में ऐसे ही केस किए थे ना कि हाँ, मतलब इस तरह का ये क्वेश्चन अगर सिर्फ फेवरेबल केसेस फाइंड करने की बात करता हूं तो यहाँ पूरा का पूरा संचय लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन परमुटेशन पे आपका कमांड है तो प्रायिकता इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत वाली चीज आएगी ही नहीं। मतलब 60% काम तो आपका उसी चैप्टर में हो चुका है पीएनसी में। यहाँ तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो प्रायिकता कैसे ज्ञात की, आ गया होगा समझ में। 111/120 आंसर आ रहा है। तो अपने आप करके देखोगे ऐसे क्वेश्चंस को 100% आपको मतलब सही आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो और भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा है, ज्यादा आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। और खुद से जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आंसर फाइंड करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, चैप्टर पे बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है कि नहीं अब तो कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगा, तो उसके लिए ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। वो आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है अपने पास, एक थैले में 1 से 20 तक संख्याएं लिखे हुए 20 कार्ड हैं। समझ में आ गया। एक थैला है आपके पास, एक बैग है, उसमें 20 कार्ड रखे हुए हैं। सारे कार्ड पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, 1 4 5 20 तक। ठीक है, तो 20 कार्ड में 1 से 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। यदि 3 कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाले गए, कोई भी 3 कार्ड निकाल लिए, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड 7 अवश्य निकाला जाए तथा कार्ड 8 न निकाला जाए। हाँ, क्या कंडीशन है, कितने कार्ड निकाल रहे हैं हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं यादृच्छिक रूप से। ठीक, अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है कि कार्ड 7 अवश्य निकाला जाए तथा कार्ड 8 न निकाला जाए। फिर से संचय, क्रमचय, संचय सब कुछ वही है। हाँ, कौन सा संचय लग रहा है यहाँ, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन पढ़ा था, प्रतिबंधित संचय। क्या पढ़ा था रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में हमने कि यहाँ 7 अवश्य निकाला जाए, मतलब 7 पे तो कंडीशन लगी इसको तो लेना ही है, और 8 पे क्या कंडीशन लगी हुई, इसको नहीं लेना है। एक को लेना है और एक को नहीं लेना है, प्रतिबंधित संचय। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन याद आ रहा होगा, लिया था हमने, कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेना जरूरी है। 2 पर्टिकुलर प्लेयर है, उनको खेलना नहीं आता, उनको बाहर करना जरूरी है। बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। तो पहले अगर यहाँ फेवरेबल केसेस की मैं बात कर रहा हूं, फेवरेबल केसेस मतलब पक्ष में घटनाएं। तो जिस घटना की मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, उसके पक्ष में कितनी घटना है। तो प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है मुझे कि 7 अवश्य निकाला जाए और 8 में निकाला जाए। कुल 20 कार्ड है। ठीक है, तो 20 में से 7 को तो अवश्य लेना है, तो कार्ड नंबर 7 तो लिखा हुआ है ना, कार्ड नंबर 7 लिया, अपनी जेब में डाल लिया मैंने। ठीक है, हाँ, अब निकालना कितने में से, 8 को न निकाला जाए, मतलब 8 को बैग से निकाल के फेंक दिया, 8 किसी काम का नहीं, 8 को लेना ही नहीं है मुझे, तो 8 को बैग से लेके फेंक दिया, और 7 लेना है हमेशा, तो 7 को पहले से लेके मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया। हाँ, तो अब बैग में कितने कार्ड बचे, कितने बचे 18। ये बात समझ में आई, मतलब जिसको इंक्लूड करना है जिसको एक्सक्लूड करना है, दोनों को 20 में से माइनस करना है। तो 20 - 1 - 1 कितना आ गया, 18 आ गया। हाँ, तो अब बैग के अंदर 18 कार्ड बचे हुए हैं, और 18 में से मुझे चुनने कितने हैं, कितने कार्ड लेने थे, 3 में से अभी तक कितने ले लिए, 8 को तो बाहर फेंक दिया, उसको लिया नहीं है, पर हाँ 7 को लेके मैंने पॉकेट में डाल लिया, मतलब 20 में से एक कार्ड नंबर 7 में ऑलरेडी ले चुका हूं। तो एक कार्ड ले लिया, टोटल 3 लेने थे, तो और कितने बच गए, 2। यही किया ना हमने, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में यही चीज पढ़ी है, तो उसी को अप्लाई करना है। टोटल में से जिसको लिया और जिसको नहीं लेना है, दोनों को माइनस किया, तो यह आ गया 18, और जो लेने हैं
जिसको इंक्लूड कर चुका है, एक तो ऑलरेडी ले लिया ना, तो बचे कितने, 2 और लेने हैं, तो 18, बचे हुए 18 में से मुझे 2 कार्ड और सेलेक्ट करना है। तो पक्ष में घटनाएं कितनी मिलेगी आपको, 18C2 मिल जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे, मतलब ये m का मान हमने ज्ञात कर लिया और सैंपल स्पेस n, मतलब सैंपल स्पेस क्या है, टोटल 3 कार्ड आपको यादृच्छिक रूप से निकालने, कितने में से, 20 में से। तो 20 में से 3 कार्ड बिना कंडीशन के निकालना, वो होता है सैंपल स्पेस। कंडीशन के साथ, कंडीशन क्या दे दी, 7 अवश्य निकाला जाए, 8 न निकाला जाए। तो जहां कंडीशन लगा दी वहां पक्ष में घटनाएं ज्ञात करेंगे, फेवरेबल केसेस, और बिना कंडीशन के जितने तरीके हैं वो होते हैं सैंपल स्पेस। तो विदाउट कंडीशन 20 में से 3 कार्ड चुनने के तरीके कितने होते हैं, 20C3, ये हो गया सैंपल स्पेस। तो प्रायिकता क्या मिलेगी आपको, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, m/n। तो पक्ष में घटनाएं कितनी थी, 18C2, और सैंपल स्पेस कितना मिला, 20C3, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, पक्ष में घटना है बटा सैंपल स्पेस, बस ये चीज आपको, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन क्लियर है, तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी, और वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर प्रायिकता चैप्टर आप करना चाहते हो, मतलब इसका क्वेश्चन आप चाहते हो कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन सही करके आओ, तो इसके लिए कंपलसरी, नेसेसरी, अति आवश्यक कंडीशन जो है वो यही है कि आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए। बिना कॉम्बिनेशन के तो यहाँ हम सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन करने की, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते जब तक आपको कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, तब तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। तो पहले, मतलब जिसने अभी भी नहीं किया है, तो फिर से बोलूंगा, पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जितना हमने क्लास में पढ़ा है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझ के रिवाइज कीजिए, कैसे क्वेश्चंस किए हमने, कैसे अप्लाई करना है, वो सब आपको आना चाहिए, तभी प्रायिकता आप कर पाओगे फाइंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में जमाया जाता है, मतलब इन अक्षरों की शफलिंग कर रहे हैं, सारे क्रम इधर से उधर, सारे अलग अलग क्रमों में जमा रहे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों आई एक साथ ना आए, दोनों आई एक साथ ना आए। किसका क्वेश्चन हो गया है, क्रमचय का, परम्यूटेशन ही लग रहा है ना। परम्यूटेशन में ऐसे ही तो क्वेश्चन से सामना हुआ था अपना, तो यह परम्यूटेशन लगने वाला है, क्रमचय लगने वाला है। अगर फेवरेबल केसेस की मैं बात करूंगा, पक्ष में घटनाओं की, तो फेवरेबल केसेस कितने मिलेंगे मुझे, जितने तरीके हैं, मतलब किस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों आई एक साथ ना आए, तो दोनों आई एक साथ नहीं आए, इसको जमाने के जितने तरीके हैं वो क्या हो गया अपना, फेवरेबल केसेस हो गया। और सैंपल स्पेस क्या होंगे कि इसके, मतलब बिना कंडीशन के जमाना है, तो बिना कंडीशन के यूनिवर्सिटी के अक्षरों को कितने प्रकार से जमाया जा सकता है, वो हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। क्लियर हुई बात, हाँ, तो लिख लीजिए फटाफट, फेवरेबल केसेस लिखिए, फिर सैंपल स्पेस लिखिए और प्रायिकता फाइंड कीजिए। तो फेवरेबल केसेस क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, कुछ रिपीट हो रहे हैं क्या, दोनों आई एक साथ ना आए, ये कंडीशन है अपनी। तो दोनों आई अगर एक साथ नहीं लेने हैं तो चलिए क्या करते हैं, दोनों आई एक साथ ना आए, जो भी कुल तरीके हैं इनको जमाने के, ठीक है, कुल कितने शब्द बन सकते हैं, कुल तरीकों में से जब दोनों आई साथ में आए उसको माइनस कर दूंगा, यही काम करना है ना। तो दोनों आई अगर साथ में लेने हैं तो एक बार ये काम करता हूं, दोनों आई को मैंने साथ में लिख दिया, तो अब बाकी बचे हुए अक्षर कितने, एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षर थे, 10 में से 2 आई को ले लिया मैंने साथ में, और जिनको साथ में लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम रस्सी से बांध देते हैं, यही बताया ना। तो इन दोनों आई को बांध दिया, मतलब इन दोनों को अब एक ही गिनूंगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक हो गए, ये ध्यान रख लो। तो 2 आई साथ में रखने थे, दोनों आई को मैंने एक यूनिट मान लिया। इसके अलावा कितने अक्षर बचे हुए हैं, टोटल 10 थे तो 8 बचे होंगे, यही बात चल रही है ना। हाँ, तो 10 में से 2 एक साथ हो लिए, बचे 8, मतलब इन दोनों को अब एक काउंट करूंगा तो 1 + 8 कितने अक्षर हो गए अपने पास, 9 अक्षर। तो 9 अक्षरों को जमाने के तरीके, जब दोनों आई साथ में हैं तो 9 अक्षरों को जमाने के तरीके कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से रिपीट कितने हो रहे हैं, मतलब आई आई तो एक बन गया, आई को तो मैं रिपीटेड मानूंगा ही नहीं, एक नया लेटर बन गया दुनिया में, आई आई, ठीक। हाँ, इनके अलावा और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यू एक बार आ रहा है, वी एक बार आ रहा है, वाई और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 9 फैक्टोरियल तरीके हैं जब दोनों आई साथ में। हाँ, तो टोटल 10 अक्षरों को जमाने के तरीके कितने थे, टोटल यूनिवर्सिटी के 10 अक्षरों को आपस में जमाने के तरीके कितने थे, 10 फैक्टोरियल, परंतु 2 आई हो रहे थे रिपीट,
तो 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल थे कुल तरीके, ठीक है। इसमें से दोनों आई अगर साथ में आ जाए तो उसके तरीके कितने मिल रहे हैं, 9 फैक्टोरियल। आई के अलावा और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, पक्का, ठीक है नहीं हो रहा है, सारे अलग अलग है तो दोनों आई अगर साथ में तो 9 फैक्टोरियल तरीके हैं, ये क्लियर है। तो ये मिल गया आपको फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल केसेस पता है, सैंपल स्पेस लिख देते हैं। सैंपल स्पेस क्या होंगे, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस कितने आने वाला है, मतलब विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी के सारे अक्षरों को अरेंज करना है। तो बिना किसी कंडीशन के अरेंज करने के तरीके कितने थे, टोटल तरीके 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या प्राप्त होगी आपको, प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी, m बटा n, मतलब 10 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। मतलब सीधा सा अगर बात करूं तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल। और इसको अगर सोल्व करना चाहोगे ना, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा, 1 माइनस 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो यहां से 9 फैक्टोरियल उड़ जाएगा, तो 1 माइनस 9 फैक्टोरियल कट गया तो 2 बटा 10 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा 5, मतलब 4 बटा 5 आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में 10 अक्षर थे जिसमें से 2 आई रिपीट हो रहे थे, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी कि 2 आई साथ में ना आए। तो फेवरेबल केसेस के लिए मैंने क्या किया कि 2 आई साथ में ना आए उसके केसेस कितने होंगे, जब दोनों आई साथ में आ रहे हैं, इस केस को क्रमचय में कर चुके हम, तो जब दोनों आई साथ में आ रहे हैं तो उसको एक गिन लेते हैं। तो टोटल तरीके यूनिवर्सिटी के 10 अक्षरों को जमाने के 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और उसमें से जब दोनों आई साथ में आ जाए तो 9 फैक्टोरियल, इसको कर दिया माइनस। तो फेवरेबल केसेस मतलब पक्ष में घटनाएं मिल गई मुझे, किसके पक्ष में, जब दोनों आई साथ में ना आए उसके पक्ष में इतनी घटना है। और सैंपल स्पेस तो टोटल तरीके 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल है, डिवाइड कर दिया तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 4 बटा 5। क्लियर हाँ, तो इस तरह के प्रश्न, मतलब बार बार वही बोल रहा हूं, क्रमचय और संचय वो आता है तब तो प्रायिकता में कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न पढ़िए। अगले प्रश्न में क्या है, यदि 6 लड़कियों व 5 लड़कों को एक पंक्ति में बैठाया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कोई 2 लड़के साथ ना बैठे। हाँ, ऐसे केसेस भी किए हैं, मतलब सारा क्रमचय संचय जो पढ़ा है ना, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी में एज इट इज काम में आने वाला है। तो क्या पढ़ा था इसमें, 6 लड़कियां और 5 लड़कों को एक पंक्ति में बिठाना है। कंडीशन क्या है, प्रायिकता किसकी याद करनी है, कोई 2 लड़के साथ में ना बैठे, तो कोई 2 पर्टिकुलर चीजें साथ में ना हो, कोई 2 काली गेंदें साथ में ना हो, कोई 2 लड़के साथ में ना हो, कोई 2, मतलब जहां भी ऐसे केसेस थे क्या किया था हमने, कोई 2 चीजें साथ में ना हो, क्या किया था, कुछ याद कीजिए, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे। कौन सा तरीका है, कौन सा तरीका लगने वाला है, यहाँ गैप मेथड। जहां भी 2 छात्रों को साथ में नहीं बिठाना है, या 2 छात्राएं साथ में ना हो, 2 छात्राओं के बीच में एक छात्र हो, तो ऐसे केसेस जहां भी थे क्या लगाया था, गैप मेथड लगाया था। क्लियर, तो गैप मेथड काम में लेंगे। कैसे काम में लेते हैं गैप मेथड, मतलब पक्ष में घटना है, मतलब फेवरेबल केसेस अगर मुझे फाइंड करना है तो फेवरेबल केसेस m बराबर क्या आएंगे 6 लड़कियां 5 लड़के किस तरह बिठाना है कि कोई 2 लड़के साथ में ना हो। तो पहले क्या करूंगा, जिस पे कंडीशन नहीं है उसको बिठा देता हूं। तो लड़कों पे कंडीशन है लड़के साथ में नहीं आने चाहिए, तो पहले लड़कियों को बिठा देता है। तो लड़कियां कितनी है, 6 लड़कियों को बिठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल, यही होंगे ना, 6 लड़कियों को 6 जगह पे बिठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, लड़कों को किस तरह बिठाया जा सकता है तो ये बिठा दिया मैंने 6 लड़कियों को, G1 G2 G3 G4 G5 G6, ये 6 लड़कियां 6 जगहों पे अरेंज कर दी, ठीक। हाँ, अब क्या करना है, अब आपको 5 लड़कों को इस तरह बिठाना है कि कोई भी 2 लड़के साथ में ना बैठे। तो इन लड़कों के बैठने के लिए ऑप्शन क्या क्या है भाई, गैप बना दो, या बीच बीच में जहां भी मैं क्रॉस बना रहा हूं ना, इनमें से कहीं भी आप लड़कों को पटक दो, कोई भी 2 लड़के साथ में नहीं हो सकते, कोई भी 2 क्रॉस साथ में नहीं लगे हुए, ठीक है। तो कोई भी 2 लड़के यहां से साथ में नहीं बैठ सकते। मतलब लड़कों के लिए ऑप्शन क्या है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, n+1 ही आता है। तो 6 लड़कियों में गैप कितने बनेंगे, 7। तो इन 7 जगहों में से जहां जहां मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, इन 7 जगहों में से किसी भी 5 जगह पे 5 लड़के बैठ सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इन 7 जगहों में से कहीं भी 5 जगह 5 लड़कों को अरेंज करना है। तो तरीके कितने होंगे, 7p5। क्लियर, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7p5। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, ये आपने फेवरेबल केसेस फाइंड किए हैं। कैसे फाइंड किए वो समझ में आ गया।
गैप मेथड लगा रहे हैं, पहले 6 लड़कियों को अरेंज किया 6 फैक्टोरियल तरीके से, और उसके बाद 7 गैप में 5 लड़कों को बिठाने के तरीके 7p5, ठीक है। तो ये मिले आपको फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस के बाद अगर आप सैंपल स्पेस की बात करते हो तो सैंपल स्पेस में क्या करते हैं हम, बिना किसी कंडीशन के अगर 6 लड़कियों और 5 लड़कों को अरेंज करना होता तो कुल तरीके क्या होते हैं, वो होते हैं अपने सैंपल स्पेस, ठीक है। तो कुल तरीके कितने होंगे, 6 लड़कियां हैं 5 लड़के हैं, मतलब कुल कितने अपने पास 11 लोगों को 11 स्थानों पर एक पंक्ति में बिठाने के तरीके कितने मिलेंगे आपको, 11 फैक्टोरियल। क्लियर? हाँ तो या अगर आप प्रायिकता लिखते हो तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, फेवरेबल केसेस बटा सैंपल स्पेस, ठीक। हाँ तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस है आपके 6 फैक्टोरियल इंटू 7p5 और सैंपल स्पेस कितने मिल गए आपको 11 फैक्टोरियल। तो ये प्रायिकता मिल जाएगी फाइनल। सोल्व मतलब यहां सोल्व करने की जब बड़े नंबर आ जाते हैं वहां आंसर आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, आपको सोल्व नहीं करना है। तो इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 7p5 अपॉन 11 फैक्टोरियल। समझ में आ गया कैसे किया, मतलब सैंपल स्पेस में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। टोटल 11 लोग हैं, 6 लड़कियां 5 लड़के मिला के 11 है, 11 लोगों को अरेंज करने के तरीके 11 फैक्टोरियल होते हैं, ये तो पता ही, ठीक है। बस फेवरेबल केसेस पे ध्यान दे लेना, कोई भी 2 छात्र साथ में ना हो, कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना हो, कोई भी 2 लड़के साथ में ना हो, 2 लाल रंग की गेंदें साथ में ना हो, इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आते हैं वहां क्या लगाते हैं, गैप मेथड लगाते हैं। तो ये गैप मेथड अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। क्लियर हो गया होगा ये भी कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं में से क्या है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 10 20 तक, ठीक। तो 1 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्या आपके पास है, उसमें से 3 प्राकृत संख्याएं यादृच्छिक चुनी जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनका गुणनफल सम संख्या हो। क्या करना है, 1 से 20 तक संख्याएं आपके पास, उसमें से 3 प्राकृत संख्याएं आपको चुननी है, इस तरह चुननी है कि इनका गुणनफल क्या हो, सम संख्या हो। अब सबसे छोटी एक बेसिक सी बात, कहीं भी 2 संख्याओं का कितने 3 चुन रहे हैं ना, हाँ तो 3 संख्याओं का गुणनफल सम संख्या कब आएगी, 3 संख्याओं का गुणनफल सम संख्या कब आ सकती है, मतलब सम संख्या कितनी भी संख्याओं का गुणनफल हो, सम संख्या कब आएगा, जब कम से कम 1 2 का मल्टीपल होगा, मतलब तीनों में से कम एक सम संख्या होगी। ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये कंपलसरी है कि एक सम संख्या तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो एक सम संख्या आपने ले ली और बाकी दोनों आपकी मर्जी पड़े, आप विषम लो। मतलब अगर केसेस बनाएंगे तो केसेस क्या क्या बनेंगे, 3 केसेस बन सकते हैं। आपको 3 प्राकृत संख्याएं लेनी है ना, हो सकता है आप एक सम लोगे और बाकी 2 विषम ले लो, ठीक है। तो भी जब गुणा करेंगे अगर एक भी 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 100% सम संख्या मिलने वाली है गुणनफल, ठीक है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई 2 सम संख्याएं ले ली, ठीक है, तो 2 सम लोगे और 1 ले लिया आपने विषम संख्या, ठीक। या तीसरा केस क्या हो सकता है, तीनों सम संख्याएं ले ली, पॉसिबल है ना। हाँ तो ये 3 केस संभव है। तो इन 3 केस में अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात कर रहा हूं एम की, तो क्या मिलेंगे, एक सम संख्या, मतलब टोटल 1 से 20 तक की संख्याएं हैं, तो उसमें से 10 सम संख्याएं होती है, 10 विषम होती है, ये तो क्लियर होगा। सॉरी, तो टोटल 1 से 20 तक में 10 सम संख्याएं और 10 क्या है, विषम संख्याएं। 10 में से एक सम लेने के तरीके 10c1 इंटू टोटल 3 कार्ड लेने हैं ना, मतलब एक सम तथा 2 विषम, तथा मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 10 में से एक सम संख्या ली और 10 में से 2 विषम संख्याएं ले ली, या मतलब प्लस, इधर 10 में से 2 सम संख्याएं और 10 में से एक विषम संख्या, इधर भी या मतलब प्लस 3, मतलब 10 में से तीनों ले लिया आपने सम संख्याएं। तो या तो ये फेवरेबल केसेस हो जाएंगे जहां आपने तीनों अलग अलग केसेस लिए, ये मिल गया आपको फेवरेबल केसेस। और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर एन की बात करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 20 में से 3 कार्ड निकालना है, तो बिना कंडीशन के कुल तरीके कितने हो जाते हैं, 20c3, ठीक है। तो सीधे से तरीके से अगर प्रायिकता की बात करते हैं तो m/n यहां से आंसर मिल जाएगा आपको, जो भी अगर सोल्व करना है सोल्व कर लो इसको पूरा, तो ये आ जाएगा अब 20c3, मतलब ये 10 है। मतलब सोल्व करके आंसर लिखना है, m/n डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे, या सोल्व करना है तो एक एक सोल्व करना आता है आपको, सबका मान निकाल के भी रख दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर अगर फाइंड करना है तो 10, और ये कैलकुलेट करोगे 10 × 9 कितना आएगा 45, प्लस इस साइड 10c2 की बात करेंगे तो 10c2 45 मिल ही गया है, 10c1 10 है, और 10c3 यहाँ अलग से मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो ये फाइंड कर लिया मैंने 10c3,
3, ठीक है, 3 से इसको उड़ाया, 2 से इसको उड़ाया, 120 बटा नीचे क्या है 20C3, तो 20C3 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 ये आएगा। तो ये आ गया 57 मतलब 1140, ठीक है, तो नीचे आपको 1140 ये टर्म मिलने वाली है, ठीक ठीक है। हाँ, ऊपर क्या मिल रहा है 900 मतलब 1020 मिलेगा आपको ऊपर, और नीचे क्या मिल गया 1140, तो ये मिल जाएगी आपको प्रायिकता 1020 बटा 1140। क्लियर हुआ? तो मतलब केसेस लेके अगर देखना है तो वो समझ में आ रहा है, गुणनफल आना चाहिए सम। तो तीन संख्याओं का गुणनफल सम कब होगा, जब कम से कम एक सम संख्या आ जाए तीनों में से। तो एक संख्या होती है तो बाकी दोनों विषम होनी पड़ेगी, सम है एक विषम, या तीनों की तीनों सम आ जाए, इन तीनों केस में गुणनफल सम आ सकता है। तो वही किया हमने, सारे केसेस जो पॉसिबल थे ऐड कर लिया, वो मिल गए फेवरेबल केसेस। सैंपल स्पेस विदाउट एनी कंडीशन 3 कार्ड लेने के तरीके, तो 20 में से 3 लेने के तरीके 20C3, तो 20C3 से भाग दे दिया, आंसर आ गया 1020 बटा 1140, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया अपना, ठीक है, सीधा सीधा जैसे तरीके मुझे समझ में आए थे मैंने केसेस बनाए और आंसर लिख दिया। बट ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब सीधा सोचने की बजाय अगर उल्टा सोचोगे ना तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत कम टाइम में कम स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। उल्टा कैसे सोच सकते हैं हम? क्या पूछ रहा है ये कि जो भी गुणनफल है इन संख्याओं का, वो गुणनफल कितना आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। इसका उल्टा अगर सोचूं, गुणनफल विषम कब आ सकता है, मतलब ये तीन केस सम गुणनफल आने के थे, अगर गुणनफल विषम के कितने केस बनते वो बना के देखिए एक बार। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल विषम कब आएगा, एक भी सम संख्या आ रही है तो गुणनफल सम हो गया, मतलब तीनों की तीनों विषम संख्याएं होनी, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम आएगा, मतलब एक भी सम नहीं होनी चाहिए, यही बात है ना। तो जब हम सम गुणनफल की बात कर रहे हैं तो तीन तीन केस बन रहे हैं, बट विषम गुणनफल की बात करेंगे केवल एक केस बनेगा, मतलब उल्टा काम करने में ज्यादा फायदा है ना। तो या अगर आप उल्टा काम कर लेते हो, मतलब सम गुणनफल के 3 केस लेने की बजाय अगर विषम गुणनफल के एक केस से काम चला लेते हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यहां मतलब यहां पूरा बोर्ड भर गया है और यहां मैं इतने से डब्बे में काम चला लूंगा। कैसे काम चलेगा? विषम गुणनफल का तरीका एक ही है कि तीनों की तीनों संख्याएं क्या हो, विषम हो, और कुल विषम संख्याएं कितनी है आपके पास, 10, ठीक है। तो 10 विषम संख्याओं में से, मतलब फेवरेबल केसेस, यहां डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे कि आपने तीनों विषम संख्याएं ले ली, क्लियर, और तीनों विषम संख्याएं लेने के तरीके 10C3 अपॉन कुल केस 20 में से 3 चुनने के तरीके 20C3, ठीक है। ये क्या मिला, जब गुणनफल विषम हो, यहां लिख दूं गुणनफल विषम होने की प्रायिकता, ठीक है। तो गुणनफल विषम होने की प्रायिकता ये है, हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुणनफल सम होने की प्रायिकता बताइए। तो ये गुणनफल विषम होने की प्रायिकता है, तो गुणनफल सम होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सम होना मतलब विषम नहीं होना, तो विषम नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे, 1 माइनस विषम होने की प्रायिकता, ठीक है। तो गुणनफल सम होने की प्रायिकता हाँ क्या मिल जाएगी, 1 माइनस 10C3 बटा 20C3, ये आंसर आ जाएगा सीधा। हाँ, तो ये जो पूरा काम किया था ना, इसको अगर यहां से सोल्व करोगे तो डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा आपको 1 माइनस 10C3 अपॉन 20C3। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली सेम 1020 बटा 1140 आपको आंसर मिलने वाला है। तो ये तरीका छोटा हुआ ना। तो कई जगह मतलब केसेस हम पहले बना के देख लेंगे, गुणनफल सम आने के लिए 3 केसेस थे, ठीक है, वहां से भी छोटा ही था, सोल्व कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा उल्टा सोचोगे कि गुणनफल सम की जगह अगर विषम के केस बनाऊं, तो विषम का केवल एक केस बन रहा है कि तीनों की तीनों संख्या अगर विषम हो जाए तो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम आता है, ठीक। तो केवल मैंने तीनों संख्याएं विषम ले ली तो वो हो गया विषम गुणनफल होने के फेवर में, ठीक है। तो 10C3 बटा 20C3 प्रोबेबिलिटी मिली मुझे गुणनफल विषम होने की। इसको अगर एक में से माइनस कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, गुणनफल सम होने की प्रायिकता, मतलब जो मुझसे पूछी गई है वो आंसर मुझे यहां से प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये मेथड भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ये मेथड भी पूरी तरह से सही है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम आप सेव कर लोगे।